Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of human resource development, and in this video we are going to cover next topic. So इससे पहले जितने भी टॉपिक्स थे हमने सब कवर कर लिए हैं. ऑलमोस्ट आपका सिलेबस जो है वो कवर हो गया है. एक दो टॉपिक बची है, मतलब कि ये एक वीडियो रहेगी, उसके बाद एक और वीडियो रहेगी. इसके बाद आपका जो सिलेबस है एज पर योर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो कंप्लीट हो चुका है. ठीक है, कोई और टॉपिक सजेशन रहेगा तो आप उसे कमेंट सेक्शन में बता देंगे. इसके बाद आपको लास्ट में एक मैराथन मिलेगी जिसमें आपका पूरी जितना भी सिलेबस है वो एक ही वीडियो में कवर अप हो जाएगा. ठीक है, कोई भी सजेशन उसे कमेंट सेक्शन में दे देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे. राइट, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. So now guys, in this video we are going to cover this topic, that is human resource accounting. ठीक है, HRA करके एक टॉपिक है आपका, उसका फुल फॉर्म होगा आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होती है, मीनिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समझेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है क्या, कहाँ से आई, क्यों आई है, इसका स्कोप क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी हमें, ठीक है, कहाँ तक इसकी रीच है, ये सारी चीज़ें, और मैथड्स क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के. तो सबसे पहले जो हम लोग हमेशा करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग खुद इसकी मीनिंग को निकालने की कोशिश करते हैं इसके वर्ड से, इसके टर्मिनोलॉजी से. तो पहला है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग. आपको पता है ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स क्या है, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज हैं, जो भी वर्कर्स हैं, जो भी मैनेजर हैं, मतलब जो भी ह्यूमंस हैं जो एज अ रिसोर्स, मतलब एक एज अ रिसोर्स काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वहाँ पे रिसोर्स की तरफ वर्क कर रहे हैं. अकाउंटिंग मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग में हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हम लोग, हमें पता है कि देखते हैं चीज़ों को, क्या क्या कहते हैं उसे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वगैरह आपने इस चीज़ें सुनी होंगी, लेमैन लैंग्वेज में डिस्कशन कर रहे हैं. तो अकाउंटिंग में हम लोग वो सारी चीज़ें करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू निकालते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं. ठीक है, डेबिट क्रेडिट ये सारी चीज़ें. तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, क्या हम ह्यूमन रिसोर्स को वैल्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इसकी क्या वैल्यू आएगी, क्या इसका न्यूमेरिकल टर्मिनोलॉजी होगा, क्या इसका फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी होगा, उसके एस्पेक्ट में क्या हम कुछ कर रहे हैं. तो चलिए अब देख लेते हैं कि हमने जितना दिमाग लगाया उसके अकॉर्डिंग ये कहाँ तक जा रहा है. ठीक है, तो पहला है कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है. ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग मेथड. देखो ये अकाउंटिंग मेथड है, ठीक है, एक मेथड है अकाउंटिंग का जो क्या करता है, सीक टू क्वांटिफाई एंड मेजर द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. मतलब कि एक अकाउंटिंग मेथड है जो हमें क्या निकाल के देता है कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज है आपके ऑर्गेनाइजेशन में उनकी क्या वैल्यू है, उस वैल्यू को न्यूमेरिकल टर्म में एक तरीके से क्या कर देता है, ये एक्सप्रेस कर देता है. इट इन्वॉल्व असाइनिंग अ मॉनेटरी वैल्यू टू नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयज. जो एम्प्लॉयज की नॉलेज है, स्किल है, एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, उसको ये क्या असाइन करता है, एक मॉनेटरी वैल्यू असाइन करता है, मनी के टर्म में एक वैल्यू देता है. ठीक है, ट्रीटिंग देम एज अ वैल्यूबल एसेट रादर देन मेरली एज एक्सपेंस. उसको हम क्या ट्रीट करते हैं, एक कि हमारा ये एसेट है रादर देन हमारा एक्सपेंस. एक्सपेंस मतलब हम क्या कह सकते हैं कि कोई मान लो हमारे यहाँ का एम्प्लॉय है, अगर हम उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करें ना, इसका मतलब ये है कि वो हमारा कहीं ना कहीं एक खर्चा है, हमने उसको हायर कर लिया, इससे हमारा कहीं ना कहीं कंपनी का एक एक्सपेंस बढ़ गया, इनको हायर करके ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं, इससे हमारी कॉस्ट ही बढ़ रही है, इससे हमें कोई फायदा नहीं आ रहा है, हमें कोई, इनसे हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है. ठीक है, लेकिन अगर हम उसी कंपनी के वर्कर को एक एसेट की तरह देखते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारी जो अर्निंग हो रही है, जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जो हमारी ग्रोथ हो रही है, वो इनकी वजह से हो रही है, ये हमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लाके दे रहे हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, एक अकाउंटिंग मेथड है जो क्या करता है, वैल्यू बताता है ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑर्गेनाइजेशन में. और वो वैल्यू कैसे होती है, वो वैल्यू होती है आपकी मॉनेटरी वैल्यू, जो उसकी नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस को हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं इसके थ्रू. अब और डीप में देखेंगे. इंट्रोडक्शन क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का, कि रिकॉग्नाइज ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूडिंग द नॉलेज, एक्सपर्टीज, कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू द वैल्यू एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देखो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में हम कौन सी चीज़ों की अकाउंटिंग करते हैं, उसकी नॉलेज की, उसकी एक्सपीरियंस की, उसकी कैपेबिलिटीज की, जो एक ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में कंट्रीब्यूट करती हैं, वो सारी चीज़ों की हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को निकालते हैं. इट एम टू प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक वे ऑफ मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग द वैल्यू ऑफ दीज इंटेंजिबल एसेट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखो हमें पता है हम लोग जो भी अकाउंटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उसमें हमें जो भी वैल्यू लिखनी होती है वो मॉनेटरी वैल्यू लिखते हैं ना, मतलब कि एक न्यूमेरिकल टर्म में वैल्यू लिखते हैं ना, कि मान लो कि मशीन का प्राइस जो है वो 50,000 है. ठीक है, फिर हमने लिख दिया कि जो रॉ मटेरियल है वो 20,000 का है. तो इम्प्लॉय का अगर हम इसको मान रहे हैं, ये इंटेंजिबल, इसको
तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या है, इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू, मतलब कि अब जो एम्प्लॉयज की स्किल है, नॉलेज, एक्सपर्टीज, इसको आप टच तो नहीं कर सकते, ये सब इनटेंजिबल है। तो इनकी वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो कैलकुलेट करोगे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग एंड रिपोर्टिंग द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इन फाइनेंशियल टर्म। इट इन्वॉल्व कैप्चरिंग एंड असेसिंग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयज, देयर ट्रेनिंग डेवलपमेंट, देयर इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड फ्यूचर एस्पेक्ट। और यहाँ पे वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं उसके कंट्रीब्यूशन को लेके, उसने कितना कंट्रीब्यूशन किया। मान लो उसने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में 10% जो इंक्रीमेंट हुआ उसका कंट्रीब्यूशन का मतलब मानेंगे कि उसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। उसके ट्रेनिंग डेवलपमेंट में हमने जो भी खर्चा किया, ठीक है, उससे जो हमें उसने रिजल्ट ला के दिया, उसको हम कंपेयर करके बताएंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। इनकी परफॉर्मेंस जो है उसके हिसाब से हम इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट बिहाइंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज रूटेड इन द बिलीव दैट एम्प्लॉयज आर वैल्यूएबल एसेट, देयर कंट्रीब्यूशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एंड अकाउंटेड इन फाइनेंशियल टर्म। इसलिए हम ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग करते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि एम्प्लॉयज जो है एक वैल्यूएबल एसेट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इसीलिए हमें इनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज भी करना है और कैलकुलेट भी करना है फाइनेंशियल टर्म में। ठीक है, by including human resource as asset on balance sheet, organization can gain a better understanding of their true value and their potential for generating future economic benefit। हम इनको क्या करेंगे, बैलेंस शीट में एज अ एसेट शो करेंगे और इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, उनकी नॉलेज स्किल को मेजर करके उस हिसाब से हम इनकी वैल्यू निकालेंगे कि इनकी क्या वर्थ इट है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कंसिडर इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन हायरिंग, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट। इट रिकॉग्नाइज दैट दिस इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अब हमने कोई भी वर्कर हायर किया, उसको हमने ट्रेनिंग दी, डेवलपमेंट, जिसमें हमने पैसा खर्च किया है, तो हमने एक तरीके का हम माने कि उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट देके। अब वो जो इन्वेस्टमेंट हमारा वो हमें रिटर्न देगा। कैसे रिटर्न देगा, जब वो अच्छा परफॉर्म करेगा तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस होगी, तो हम उसे कैलकुलेट करेंगे। मान लो हमने 20,000 का खर्चा लगाया इनकी ट्रेनिंग में, इनने हमें जो रिजल्ट दिया उससे हमें 50-60 हज़ार का प्रॉफिट हुआ, तो हमने मार्जिन देख लिया कि 30 जो भी हमें मिला, ठीक है, 20 लगाया 50 मिला, 30 का, ठीक है, जो भी फर्क आया, तो ये 30,000 का जो भी है ये क्या है, हमें बेनिफिट इन रिटर्न मिला है। ठीक है, तो ये इनकी एक वैल्यू हम कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, HRA रिकॉग्नाइज द एम्प्लॉय possess knowledge skill that have significant impact। तो यही है कि इसलिए हम कैलकुलेट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, क्योंकि हमें पता है ह्यूमन रिसोर्स जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के एसेट है, और इसलिए हमें ज़रूरी कि हम इनकी फाइनेंशियल वैल्यू निकालें ताकि हम पता लगा पाए कि ये हमारे लिए एक एसेट की तरह किस तरीके से काम कर रहे हो और किस तरीके से हमें फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका पेपर में आ सकता है वो आएगा कि स्कोप क्या है आपका HRA का, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग का क्या स्कोप है। ठीक है, तो इसको देखेंगे एम्प्लॉय वैल्यूएशन। देखो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग काउंटिंग है, तो ये एम्प्लॉय की वैल्यू निकालने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, इट इन्वॉल्व क्वांटिफाइंग द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। इट फोकस ऑन असेसिंग देयर नॉलेज स्किल। अब जो वैल्यू निकाल रहा है एम्प्लॉय किसके बेसिस पे निकाल रहा है, उसकी नॉलेज की वैल्यू क्या है, स्किल की वैल्यू, एक्सपीरियंस की और उसके कंट्रीब्यूशन की। तो एम्प्लॉय का वैल्यूएशन करने में हेल्प करता है आपका ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। नेक्स्ट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में करता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एम्पासेस द मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय ऑर्गेनाइजेशन इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयज। ये क्या करता है, ये बताता है, ये कैलकुलेट करने में हमें हेल्प करता है कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किया है एक एम्प्लॉय के ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में वो कितने रुपए का है, उसकी क्या वैल्यू है। ठीक है, इट असेस द इम्पैक्ट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट ऑन एनहांसिंग एम्प्लॉय कैपेबिलिटी एंड इंप्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। और क्या इम्पैक्ट हुआ उस इन्वेस्टमेंट का, जैसे हमने उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट में सिखाया, हमने पैसा लगाया, सेटअप करा, अरेंज, उसने सीखा, उस इन्वेस्टमेंट से हमें क्या फायदा मिला, उस एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी में क्या एनहांसमेंट हुआ, उसको कैलकुलेट करने में ये हमें क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट इज वर्कफोर्स प्लानिंग में हेल्प करता है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग प्रोवाइड इनसाइट इनटू द कंपोजिशन स्किल कैपेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स। इट हेल्प ऑर्गेनाइजेशन असेस द एडुकेसी ऑफ द करंट वर्कफोर्स। मतलब ये हमें हेल्प करता है ये पता लगाने में कि हमारे जो अभी की वर्कफोर्स, अभी के जो एम्प्लॉयज है, अभी के जो वर्कर्स हैं, उनकी करंट में जो भी है वैल्यू है वो क्या है। ठीक है, उसके बेसिस पे ही हम क्या करेंगे, आगे की प्लानिंग करेंगे कि हमें आगे रिक्रूटमेंट लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, नए लोगों को हायर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इन लोगों को रिटेन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो इसमें ये क्या करेगा, हमें हेल्प करेगा। डिसीजन सपोर्ट में हेल्प करता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग असिस्ट मैनेजमेंट इन मेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स। ये क्या करता है, मैनेजमेंट को हेल्प करता है स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए। किसके रिगार्डिंग, ह्यूमन रिसोर्स के रिगार्डिंग। कोई भी अगर उन्हें डिसीजन लेना है, ह्यूमन रिसोर्स के वर्कर के लिए कोई भी डिसीजन लेना है, तो इसमें ये मैनेजमेंट को असिस्ट करेगा। कैसे, ये इन्फॉर्मेशन देता है कि उसकी जो भी ह्यूमन एसेट, उनकी क्या वैल्यू है, उनके क्या पोटेंशियल है,
अगर हमें पता चल जाएगा कि कोई एम्प्लॉय है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत वैल्यूबल, क्योंकि इनकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी है कि जितने भी कस्टमर मोस्टली अट्रैक्ट होते हैं और आते हैं वो इनकी वजह से आते हैं, तो हमें पता चल गया इनकी वैल्यू क्या है। तो अगर हम कोई भी डिसीजन ले रहे होंगे, हमें लग रहा होगा कि इनका कहीं ना कहीं उस चीज में नुकसान हो रहा है, तो हम उसको कंसिडर करना चाहेंगे। और अगर हमें लगता है कोई हम ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि जिससे हम इनको ज्यादा समय तक रिटेन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे इस चीज को ध्यान में रख के। तो ये हमें कौन बताएगा? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग बताए, क्योंकि उसने पूरा एनालाइज किया उस वर्कर की परफॉर्मेंस को और उसके बेसिस पे उसने बता दिया कि इनकी क्या वैल्यू है एक एसेट के रूप में हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। एडिंग इन रिसोर्स एलोकेशन, रिसोर्स एलोकेशन में भी असिस्ट करता है मैनेजमेंट को कि कितना आपको रिसोर्स जो है वो अवेलेबल कराना है ह्यूमन रिसोर्स को। राइट। सो जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन उसके रिगार्डिंग हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि परफॉर्मेंस में कितना चेंजेस आया है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है या नहीं हुई है, उसके रिगार्डिंग अगर हमें कोई डिसीजन लेना है कि मान लो कोई स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए हम इन्हें कोई डेवलपमेंट या ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराएंगे, तो उससे रिगार्डिंग हमें हेल्प करता है, वो वैल्यू कैलकुलेट करके दे देता है, जिससे हमें पता लग जाता है कि कहाँ कमी है कहाँ कमी नहीं है। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग में ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हेल्प करेगा हमें। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हेल्प करता है। देखो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में कैसे हेल्प करता है कि हमें बताता है कि रिक्रूटमेंट एंड जो भी सिलेक्शन अगर हम करना चाहते हैं तो उसको हम क्या उसकी वैल्यू आएगी, मतलब क्या कॉस्ट आएगी। मान लो अगर हमने रिक्रूटमेंट प्रोसेस कराया तो एडवर्टीजमेंट दी हमने, ठीक है, इंटरव्यू कंडक्ट कराया, उसके लिए रूम अरेंज किया, लोग अरेंज करे जो लेंगे इंटरव्यू, ऑन बोर्डिंग कराते हैं, तो उस चीज की कितनी कॉस्ट आएगी, क्या उसकी हमें लग रहा है कि उसकी कॉस्ट आएगी, और क्या उससे अगर जो भी हमने टैलेंटेड इंडिविजुअल निकाले, ठीक है, कोई मान लो बहुत ही टैलेंटेड इंडिविजुअल हमने अट्रैक्ट कर भी लिए उस रिक्रूटमेंट सिलेक्शन प्रोग्राम के थ्रू, तो उसका क्या असर आएगा ह्यूमन कैपिटल पे, क्या उससे ह्यूमन कैपिटल जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की उसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी या खर्चा ज्यादा आ रहा है जिससे उसकी वैल्यू जो है वो कम होगी, उसका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा। तो उसमें हमें हेल्प कर देता है कि मान लो जैसे कि मैंने कोई सिलेक्शन कराना है, तो मैंने माना कि मुझे इस सिलेक्शन प्रोसेस को कराने मुझे 1-1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करना ही करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1-1.5 लाख रुपए लगाती हूँ तो क्या मुझे उससे कोई मेरी ऑर्गेनाइजेशन में उसके वजह से कोई एडिशन होगा, क्या उससे कोई फायदा मुझे देखने को मिलेगा इन फ्यूचर? ठीक है, तो उसका हम क्राइटेरिया देख सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय रिटेंशन एंड एंगेजमेंट। एम्प्लॉय को रिटेन करना है, अगर आपको उसको इंगेज कराना है तो इसमें भी हेल्प करता है। कैन एग्जामिन द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एम्प्लॉय टर्नओवर एंड असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ रिटेंशन स्ट्रेटजी। मान लो कि जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग से हमने क्या किया, ये देख लिया कि अगर एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को तो उससे हमारी कितनी कॉस्ट आती है। मान लो जैसे कि कोई हमारा कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, ठीक है, और मान लो 50 एम्प्लॉय जो है वो छोड़ के चले गए। अब वो प्रोजेक्ट जो हमारा चल रहा था वो 50 एम्प्लॉय के जाने की वजह से बहुत भारी एक नुकसान होगा जिसकी कॉस्ट हमें बेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो उसके वजह से हमें जो भी इन फ्यूचर में 1-1.5 करोड़ का नुकसान हो गया, तो वो 1-1.5 करोड़ का जो नुकसान है ना, वो किस चीज की कॉस्ट है, वो उस एम्प्लॉय के जाने की ही कॉस्ट है जो हमें चुकानी पड़ेगी। तो अब हमें क्या करने का, ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे हम एम्प्लॉयज को रिटेन कर पाए, कह दें उनको प्रमोशन कर देंगे, आप रुक के आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, ये स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो हम उसको निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के थ्रू देखेंगे अगर ये गए छोड़ के जाते हैं तो इनसे हमें क्या नुकसान हो सकता है, कितनी वैल्यू का नुकसान हो सकता है। अगर मान लो वो जा रहे हैं और हमें लगता है कि हम ऐसा रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करा के हम कम लागत में इससे अच्छे इंप्लॉयज ला सकते हैं, तो फिर हम सोचेंगे ठीक है जाओ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अकाउंटिंग हेल्प करती है ये डिसीजन लेने में कि आपको फाइनली स्टेप्स क्या लेने हैं। ठीक है, बाय क्वांटिफाइंग देयर इन्वेस्टमेंट मेड इन एम्प्लॉय एंगेजमेंट इनिशिएटिव, ऑर्गेनाइजेशन कैन इवैल्यूएट देयर इम्पैक्ट ऑन रिड्यूसिंग टर्नओवर, इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी एंड एनहांसिंग एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड कमिटमेंट। आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय को इंगेज कराने के लिए इनिशिएटिव ले सकते हो, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो कि कैसे आप एम्प्लॉय को इंगेज करा सकते हो। मान लो उनके लिए कोई अच्छा सा प्रोग्राम कंडक्ट कराते रहे, टाइम टू टाइम वेकेशन चीजें देते रहे, जिससे उनको आप रिटेन कर ले गए और उनको एक तरीके से बूस्ट भी मिल गया, मोटिवेशन भी मिल गया, सेटिस्फेक्शन भी मिल गया और कमिटेड भी हो गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए। लास्ट इज सक्सेशन प्लानिंग एंड टैलेंट डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कैन इनकम्पास द मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सक्सेशन प्लानिंग एंड टैलेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। मान लो कोई आप ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट कराना चाहते हो जो टैलेंट को डेवलप करने में हेल्प करेंगे, तो उनके रिगार्डिंग कितना आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या आपको उसका पैसा जो है वो पे करना पड़ेगा, वो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कैलकुलेट करके देगा। It evaluates the cost associated with identifying high potential employee, providing them with development opportunity and preparing them एज अ फ्यूचर लीडर। मतलब कि कितनी कॉस्ट आएगी अगर आप ऐसे एम्प्लॉयज को डेवलप करना चाहते हो जो मतलब आपको लगता है कि कोई एम्प्लॉयज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन जिनके अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल, आप उनको आइडेंटिफाई करना चाहते हो, उसके लिए आप कोई प्रोग्राम कंडक्ट कराना चाहते हो,
तो उसको लगाने, उस प्रोग्राम को कंडक्ट कराने के लिए कितनी कॉस्ट आएगी, उसको अगर कोई डेवलपमेंट उसके अंदर आप करना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी, और कैसे उसको फ्यूचर लीडर के तहत तैयार करने में आपको कितना पैसा जो है वो लगाना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग ऑल ओवर कैलकुलेट करके देती है, जिससे आप पता लगा लो कि कॉस्ट मेरी इतनी आ रही है, अगर मुझे इसका बेनिफिट लगता है, फ्यूचर में ज्यादा मिल सकता है इस कॉस्ट कंपेरिजन में, देन हम इस तरीके की प्लानिंग को कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग है, जो आपको बहुत सारे डिसीजन में हेल्प करेगा कि कैसे आपको एम्प्लॉय की पहले तो वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैसे उसकी नॉलेज स्किल को आपको वैल्यू मेजर करना है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट की वैल्यू आपको देख लेनी कि ट्रेनिंग डेवलपमेंट अगर आप देते हो तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, और आपको लगता है कितना आपको इससे फायदा मिलेगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, जो उसको बैलेंस आउट कर दे। वर्क फोर्स प्लानिंग कर सकते हो, देख सकते हो कि अभी के जो एम्प्लॉयज उनकी स्किल कैपेबिलिटी है, इसकी मॉनिटरी वैल्यू इतनी है, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में आप इससे ज्यादा कम पैसों में अच्छे एम्प्लॉयज ला सकते हो, नहीं ला सकते हो, उस हिसाब से प्लानिंग कर लो कि करना है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन या नहीं। डिसीजन सपोर्ट में हेल्प करेगा, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन में करेगा, एम्प्लॉय रिटेंशन, एंगेजमेंट और सक्सेशन प्लानिंग, इसमें से जितने भी पॉइंट्स आप याद रख सकते हो याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट है आपका टॉपिक मेथड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, की तरीके क्या है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के। अब जैसे हम बोल रहे हैं कि ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कर सकते हैं, मॉनिटरी वैल्यू निकाल सकते हैं ह्यूमन की, उसकी स्किल की, नॉलेज की, ये सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं न्यूमेरिकल टर्म में। तो मेथड क्या होंगे इसको कैलकुलेट करने के, पहला है कॉस्ट बेस्ड मेथड। कॉस्ट बेस्ड मेथड क्या है, ऐसा मेथड जो कॉस्ट पे बेस्ड है। ठीक है, these method focus on measuring the historical cost incurred in acquiring, training and developing employees. These costs may include recruitment expense, training and salary. This objective is to calculate total cost invested in human resources. मतलब आप देख लो कि आपने कितना कॉस्ट ह्यूमन में लगाया है। जैसे मैं हूँ, आपने मुझे सेलेक्ट किया, उसमें आपने पैसा लगाया होगा, मतलब मेरे प्रोग्राम को अंडर करा के आपने मुझे हायर किया, उसमें आपने पैसा लगाया मेरे ऊपर, ट्रेनिंग दी आपने, उसमें आपने मुझे पैसा लगाया, फिर मुझे आप सैलरी दे रहे हैं, उसमें भी आपने पैसा लगाया। तो आप इस सारे एक्सपेंस को कैलकुलेट कर लो कि मान लो आपने रिक्रूटमेंट मेरा किया, तो वहां पे आपने मेरे लिए, अगर आप पर पर्सन मुझे देख रहे हो, तो आपने उसमें 30,000 लगा दिए। ट्रेनिंग आपने करी, तो मान लो आपने मुझे जो ट्रेनिंग दी, जो भी आपका उसका सेटअप था, उसका अगर आपने मेरे ही अकॉर्डिंग का प्राइस कैलकुलेट किया, तो आपने लगा लिया उसका 50-60,000, रफ दे रही हूँ, सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ। ठीक है, 50-60-50 मान लो मंगा दिया, तो 80 आप लगा चुके, सैलरी आप मुझे 30 दे रहे हो। ठीक है, तो मान लो 1,10,000 आप मेरे ऊपर खर्चा कर रहे हो, तो अब आप देखो कि आप मुझसे उससे ज्यादा पैसा निकलवा पा रहे हो मेरे काम के थ्रू या नहीं। तो इस हिसाब से आप मेरी वैल्यू निकाल सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप मुझ पर 1-1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, और मैं जो आपको अपने काम के थ्रू दे रही हूँ, उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, जिससे आप अपने ऑर्गेनाइजेशन 5-6 लाख कमा रहे हो, तो आप देखोगे कि मेरी जो वैल्यू है आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो एक एसेट की तरह ही वर्क कर रही है, ना कि एक एक्सपेंस की तरह। तो इस तरीके से आप मेरी वैल्यू निकाल सकते हो। मार्केट बेस्ड मेथड हो सकते हैं। मार्केट बेस्ड मेथड कंसीडर द करंट मार्केट वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस। जो मार्केट बेस्ड मेथड होते हैं वो करंट में जो मार्केट वैल्यू चल रही है कि एम्प्लॉय की नॉलेज की, स्किल की, एक्सपीरियंस की, उसको कंसीडर करते हैं। दिस मेथड असेस द वैल्यू ऑफ ह्यूमन रिसोर्स बाय कंपेयरिंग सैलरीज, कंपनसेशन पैकेज और मार्केट रेट फॉर द सिमिलर जॉब रोल। मान लो कि सिमिलर मेरी को मान लो मैनेजर की जॉब है, और इस मैनेजर की जॉब के लिए जो सैलरी एक ऑर्गेनाइजेशन पे कर रही है, 1 लाख कर रही है, कंपनसेशन पैकेज वगैरह मिलाकर मान लो 5-6 लाख रुपए दे रही है एक महीने में, तो आप देखोगे कि उस एम्प्लॉय, मतलब जो मेरी मार्केट वैल्यू चली वो 5-6 लाख चल रही है, और आप भी मुझे कुछ ऐसे ही पे कर रहे हो। ठीक है, तो आप इसके बेसिस पे मेरी वैल्यू देख सकते हो कि मेरे ऊपर आप कितना खर्चा कर रहे हो, उस हिसाब से क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू हो सकता है, वैल्यू बेस्ड मेथड हो सकते हैं। वैल्यू बेस्ड मेथड एम टू डिटरमाइन द इकोनॉमिक वैल्यू जनरेटेड बाय ह्यूमन रिसोर्स, मतलब मैं कितनी वैल्यू आपको जनरेट करके दे रही हूँ, उसके बेसिस पे आप मेरी कॉस्टिंग कर सकते हैं। दिस मेथड इन्वॉल्व असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल पावर सच एज रेवेन्यू जनरेशन, कॉस्ट सेविंग और productivity improvement. They often use financial ratio or model to calculate the value of human resource. Human resource की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप, देख सकते हो एम्प्लॉय का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे बेसिकली कितना वो रेवेन्यू जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, कॉस्ट सेव करने में हेल्प कर रहा है, उसके बेसिस पे आप मेरी वैल्यू निकाल सकते हो। बैलेंस स्कोर कार्ड अप्रोच incorporate both financial and non financial measure to evaluate and report the value of human resource. जो बैलेंस स्कोर कार्ड होते हैं वो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल मेजर दोनों को कंसीडर करते हैं एक ह्यूमन की वैल्यू निकालने के लिए। मतलब बहुत सारे पर्सपेक्टिव की उस एम्प्लॉय से कस्टमर कितने सेटिस्फाइड है, उसके बेसिस पे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं।
उसका इंटरनल प्रोसेसेस कैसा है उसके बेसिस पे, लर्निंग एंड ग्रोथ उसकी कितनी है उसके बेसिस पे, फाइनेंशियल आउटकम क्या है, कितना पैसा हम उसके थ्रू जनरेट कर पा रहे हैं। तो ये फाइनेंशियल मेजर हो गया, ये सब नॉन फाइनेंशियल मेजर हो गए जो आप मनी के टर्म में नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आप कस्टमर को अगर सेटिस्फाइड है उस एम्प्लॉय से, इसका मतलब वो एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो वो एक एसेट की तरह वर्क कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड। मतलब कि मान लो अगर आपको मुझे रिप्लेस करना है एक अलग एम्प्लॉय के साथ, तो उसकी क्या कॉस्ट आपको लग रही आएगी। ठीक है, द मेथड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग एम्प्लॉय विद सिमिलर स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस लेवल, कंसीडर एक्सपेंस सच एज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग ऑन बोर्डिंग। मान लो मैं हूँ, जो भी मेरा एक्सपेंस है, आप मान लो मुझ पर 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, और आप देख रहे हो कि अगर आप दूसरा एम्प्लॉय को हायर करते हो तो जिसके लिए जो पूरा प्रोसेस आप करोगे सिलेक्शन का, रिक्रूटमेंट का, ट्रेनिंग का, ऑनबोर्डिंग का, उसको लग रहा है आपको कि 70-70 हज़ार तक आराम से हो जाएगा, तो आप फिर मुझे रिप्लेस करने का सोच सकते हो कि इनको रिप्लेस कर देते हैं कम, मतलब कम पे पे एक हम हायर कर सकते हैं, तो इनको हम ज़्यादा पे करके उसी स्किल के लिए क्यों रखें यहाँ पे। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड भी मेरी वैल्यू आपको बता देगा। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग, दिस मेथड एस्टिमेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एम्प्लॉय फ्यूचर अर्निंग ओवर द एम्प्लॉयमेंट टेन्योर। ये क्या एस्टिमेट करता है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है एम्प्लॉय की फ्यूचर अर्निंग की, अगर वो फ्यूचर में कितना अर्न कर सकता है, उसकी वैल्यू अगर हम अभी निकालें तो इसके बेसिस पे भी हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इट टेक्स इनटू अकाउंट फैक्टर सच एज सैलरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन एंड एक्सपेक्टेड करियर प्रोग्रेशन। आपको लगता है कि मेरा जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा, फ्यूचर अर्निंग मैं आपको ज़्यादा ला के दे सकती हूँ, जो मेरा करियर ग्राफ होगा आगे जाके वो आपको लग रहा है कि अच्छा हो सकता है, तो उसके बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हो। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग मेथड हेल्प इन असेसिंग द लॉन्ग टर्म वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज टू द ऑर्गेनाइजेशन, कि मेरी लॉन्ग टर्म वैल्यू आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये कुछ मैथड्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के कोई कॉस्ट बेस्ड मेथड से आपके एक ह्यूमन की वैल्यू निकाल सकते हो, मार्केट बेस्ड मेथड पे देख सकते हो कि मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है और आप के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या वैल्यू है, उस हिसाब से आप देख सकते हो कि क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। ठीक है, वैल्यू बेस्ड मेथड से आप कर सकते हैं एंड बैलेंस स्कोर कार्ड, और ये 2 मेथड और। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया है। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।